Good evening, everyone. Good evening, Diksha. Good evening, Akhila. Good evening, Ritu. Good evening, Ajay. Good evening, Shivani. Good evening, Soumya. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Sana. Good evening, Reshma. Good evening, Kashish. Good evening, Sanjana. Good evening, Krishna. Good evening, Sneha. Good evening, Sakshi. Good evening, Preeti. चलो तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। तो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था अपना फिजिक्स में। ठीक है। तो इसमें हमने सेकंड लॉ तक कर लिया था और क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके सभी ने। वर्कशीट भेजी थी मैंने पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम इसके क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिसने नहीं करे तो अभी कर लेना। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो और जिसको देखने में लाइक अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो हमें ऐसा पता ही ना चले कि वो फॉरवर्ड में जा रहा है रिवर्स में जा रहा है। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस कौन से होते हैं, रिवर्सिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा यहाँ और लिखा है कि इमेजिन सम प्रोसेस इन विच अ थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एफ। ठीक है। तो कोई इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ में जा रहा है। तो इस टाइम पर क्या है, वो क्यू हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम सराउंडिंग से और वर्क करता है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम ऑब्जॉर्ब हीट क्यू फ्रॉम द सराउंडिंग एंड परफॉर्म्स वर्क डब्ल्यू ऑन इट। ठीक है। तो कैन वी रिवर्स दिस प्रोसेस एंड ब्रिंग बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर इनिशियल स्टेट्स विद नो अदर इफेक्ट एनीवेयर। तो मतलब रिवर्सिबल का मतलब ये है कि हम इसको जस्ट ऑपोजिट कर दें। ठीक है। मतलब जो ये वर्क डन हुआ है वो वर्क डन की जगह मतलब वापस से क्या हो जाए, हीट सराउंडिंग में चले जाए। तो ऐसा अगर हम कर पाए, ठीक है, या इनिशियल स्टेट में हम लेकर आ पाए। अगर मान लो सिस्टम की इनिशियल स्टेट P1 V1 और T1 थी और वो फाइनल स्टेट P2 V2 T2 पे पहुंच गया। तो अब P2 V2 T2 से अगर हमें वापस P1 V1 T1 पे जाना है तो अगर हम जा सकते तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट फॉर मोस्ट प्रोसेस इन नेचर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, पॉसिबल नेचर में नहीं होते। ठीक है। तो द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर आर इरिवर्सिबल, सेवरल एग्जांपल्स कैन बी साइटेड। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। ठीक है। तो द बेस ऑफ अ वेसल ऑन एन ओवन इज हॉटर देन इट्स अदर पार्ट्स। व्हेन द वेसल इज रिमूव्ड heat is transferred from the base to the other parts, bringing the vessel to a uniform temperature which is due course cools to the temperature of the surrounding। तो लाइक ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ठीक है। एक अवन के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें ये लिखा है कि जो बेस होता है ना अवन का वो लाइक ज्यादा हॉट होगा एज कम्पेयर टू बाकी अदर पार्ट्स जो उसके हैं। तो मतलब ये कि नीचे जहां पर लाइक अवन में जो भी चीज गर्म वगैरह करने के लिए रखी जाती है वो ज्यादा हीट क्यों होती है। तो व्हेन द वेसल इज रिमूव्ड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बेस टू द अदर पार्ट्स, bringing the vessel to the uniform temperature. The process cannot be reversed as a part of the vessel will not get cooler spontaneously and warm up the base। ठीक है। तो मतलब वही है कि अगर एक बार वो हीट हो गया है और उसको हमने सपोज एक बार कूल डाउन कर दिया, ठीक है, तो कूल डाउन वो धीरे धीरे होगा और उसके बाद वो वापस से फिर हीट नहीं हो पाएगा। तो इट विल वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इफ इट डिड। तो द फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज इरिवर्सिबल। तो फ्री एक्सपेंशन भी हमने पढ़ा था कि जहां पर वैक्यूम क्रिएट हम करते हैं
और उसके बाद हम कहीं पर गैस को क्या करने मतलब गैस को पूरा फ्री स्पेस देते हैं, तो वो वाला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा। और ये भी क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। यानी कि एक वैक्यूम में क्या करा आपने, गैस को छोड़ दिया, एंड उसके बाद वो गैस क्या होगी, पूरे वॉल्यूम के स्पेस को, जितना भी स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेगी और एक्सपैंड हो जाएगी। अब खुद से ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो जो गैस है वो खुद से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, जब तक बाहर से आप कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई ना करो। ठीक है, तो यही सेकंड लॉ के अगेंस्ट भी है, क्योंकि सेकंड लॉ भी यही चीज कहता है कि भाई प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्स अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, द कंबशन रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इग्नाइटेड बाय स्पार्क कैन नॉट बी रिवर्स। तो अगर मान लो जैसे अपनी जो बाइक्स वगैरह होती हैं या कार होती हैं, तो उसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सचर क्या होता है, बर्न होता है। तो वो बर्न होने के बाद हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी दे दें और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर हमें वापस से मिल जाए। उसी तरीके से कुकिंग गैस का एग्जांपल दिया है। कुकिंग गैस अगर सपोज लीक कर रही है किसी सिलेंडर से, तो वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि वो पूरे रूम में फैल गया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि रिवर्सिबल हो जाए, यानी कि सारी गैस जो लीक हुई थी वो वापस सिलेंडर में अपने आप से आ जाए। ठीक है, तो the diffusion process will not spontaneously reverse and bring the gas back to the cylinder. The stirring of a liquid in thermal contact with the reservoir, ठीक है, तो ऐसे करके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, कि जो चीज आपने कर दी उसका जस्ट रिवर्स करना, लेकिन वो अपने आप से पॉसिबल हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स एग्जैक्टली, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू कन्वर्जन ऑफ हीट इंटायरली इनटू वर्क, तो वायलेटिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी इज अ रूल रेदर एन एक्सेप्शन इन नेचर। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है जो कि हम नेचर में देखते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस तो एक्सिस्ट करते नहीं है। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी अराइजेस मेनली फ्रॉम टू कॉजेस, वन दैट इज मेनी प्रोसेस लाइक अ फ्री एक्सपेंशन और एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, that take the system to non-equilibrium state. ठीक है, and two most processes involve friction, viscosity and other dissipative effects. Example, a moving body coming to a stop and losing its mechanical energy as heat to the floor in the body, a rotating blade in a liquid coming to a stop due to viscosity and losing its mechanical energy with corresponding gain in the internal energy of the liquid. ठीक है, तो मतलब ये है कि इरिवर्सिबल ही ये सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे मान लो कोई बाइक चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, अचानक से आके वो रुक जाता है, आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। तो अब ब्रेक लगाने से हुआ क्या, कि आपने जो उसकी मतलब मैकेनिकल एनर्जी थी वो ब्रेक लगाते टाइम किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, जैसे कोई एक रोटेटिंग ब्लेड है, ठीक है, वो किसी लिक्विड में घूम रहा है, एक ब्लेड लिक्विड में घूम रहा है, वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से, क्योंकि लिक्विड की विस्कोसिटी क्या लगा रही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी मैकेनिकल एनर्जी खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में खत्म मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि मतलब ज्यादातर चीजें जो आप देखते हो वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस देखते हो। तो since dissipative effects are present everywhere and can be minimized but not fully eliminated, तो most processes that we deal are irreversible। ठीक है, तो ये डिसिपेटिव हीट इफेक्ट्स का मतलब यही है कि जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट हो जा रही है, हीट में कन्वर्ट होकर। तो इसको हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो मोशन की बात करें, तो अगर रोड रोड पर गड्ढे बहुत होंगे, ठीक है, रोड ऊंची नीची बहुत होगी और सरफेस स्मूथ नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, आपकी जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको स्मूथ कर देते हो तो क्या होगा, उसका इफेक्ट आपने कम कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा आप जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज रिवर्सिबल इज द प्रोसेस कैन बी टर्न बैक सो दैट बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि रिवर्सिबल कब होगा, कि जब आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट या इनिशियल स्टेट पर लेकर आ जाओ विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। यानी कि बाहर यूनिवर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज होगा वो सिर्फ सिस्टम में होगा और सराउंडिंग में होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से आप कोई भी उस पर वर्क डन अलग से अप्लाई अगर नहीं कर रहे, और उसके मतलब उसके बिना अपने आप से वापस से कहाँ जा रहा है, ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है, तो वो आपका रिवर्सिबल मतलब प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बस पढ़ लेना एक बार, जो भी थोड़ा बहुत रह गया इसमें। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें,
जो था बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद है ठीक है, अब उसके बाद है कैरनॉट इंजन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरनॉट इंजन बेसिकली होता क्या है। तो देखो कैरनॉट इंजन क्या है कि एक टाइप का हाइपोथेटिकल इंजन है। इंजन का मतलब क्या होता है, अगर इंजन कहीं पर भी टर्म आ रहा है, ठीक है, तो इंजन का मतलब बेसिकली ये है, ये सपोज अगर कोई इंजन है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इधर से कोई एक एनर्जी सप्लाई करके दे रहे हो और उधर से आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, ठीक है। जैसे सपोज गाड़ी में इंजन होता है या बाइक में इंजन होता है, तो आप एनर्जी किसके फॉर्म में सप्लाई करते हो, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर देते हो या डीजल देते हो, ठीक है। तो वो जब इंजन में जाता है, इंजन में वो पावर जनरेट करता है और आपकी गाड़ी को वर्क देता है। वर्क का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं या जो व्हील होते हैं वो घूमने लग जाते हैं। तो एनर्जी को वर्क में अगर कोई भी चीज कन्वर्ट कर रही तो उसे हम इंजन बोल सकते हैं। तो उसी टाइप का एक हाइपोथेटिकल इंजन है कार्नोट इंजन, ठीक है। अभी हाइपोथेटिकल इसलिए है बिकॉज इसमें जो भी बातें की गई हैं इस पर्टिकुलर इंजन के लिए, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नेचर में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस इंजन के पास तक जा पाए, यानी कि इस इंजन की जो भी खूबियां हैं वो अपने एक्चुअल वाले इंजन में लेकर आ पाए। वो इसलिए ताकि ये वाला जो इंजन है वो आपका बहुत अच्छी एफिशिएंसी देता है। क्योंकि अगर ये इंजन कभी किसी ने बना लिया, वैसे तो ये बनेगा नहीं क्योंकि ये आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कि अगर कोई बना लेता है तो मतलब ये है कि वो उसको 100% एफिशिएंट कर देगा, यानी कि जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की सारा का सारा वो वर्क डन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि सपोज वी हैव अ हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1। तो हमारे पास मान लो हॉट रिजर्वॉयर है, ठीक है, मतलब हमारे पास हीट है। तो हीट हमारे पास टेम्परेचर T1 पे है और एक कोल्ड रिजर्वॉयर है जो कि टेम्परेचर T2 पे है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप बना सकते हो इसको मान लो मैंने कह दिया T1 और यहां से कह दिया T2, ठीक है। तो T1 का जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा है T2 से, यानी कि T1 पे यहाँ पर जो है आपके पास हीट अवेलेबल है। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला रिजर्वायर है T2 जहां पर है, ये आपका मतलब यहाँ पर हीट जो फालतू की बेकार हीट जो हो रही है वो यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। तो what is the maximum efficiency possible for a heat engine operating between the two reservoir, and what cycle or process should be adopted to achieve the maximum efficiency? तो सादी कार्नोट, a French engineer, first considered this question in 1824, ठीक है। तो इनका पूरा नाम जो था वो सादी कार्नोट था, ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कार्नोट इंजन की। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि मान लो हमारे पास दो रिजर्वायर हैं, एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर है। मतलब ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है जहां पे टेम्परेचर दो जगह पर मेंटेन किया गया है। एक तो T1 टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, एक T2 टेम्परेचर, जहां पे T1 टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है और T2 आपका लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब इन्होंने ऐसा सोचा कि T1 और T2 के बीच में ऐसा क्या किया जाए कि इसके बीच में अगर मान लो कोई एक इंजन लगा दे, सो दैट कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी कि वो T1 से हीट लेगा और बेकार की जो बची हुई हीट है उसको इस्तेमाल करने के बाद वो T2 पे भेजेगा, और जो इस्तेमाल हीट हो चुकी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंगली Carnot arrived at the correct answer even though the basic concept of heat and thermodynamics had yet to be firmly established, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट द आइडियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर टू बी अ रिवर्सिबल इंजन। तो हम पहले ये मान ले रहे हैं कि ये जो इंजन रहेगा वो कैसा रहेगा, रिवर्सिबल इंजन रहेगा, ठीक है। क्योंकि आइडियल इंजन अगर हम बना रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि जितनी हीट हमने दी वो सारी की सारी अगर वर्क में चेंज हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो आइडियल इंजन है और ये 100% एफिशिएंट है। तो ये कैसा इंजन होगा, एक टाइप का रिवर्सिबल इंजन होगा। तो इरिवर्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द डिसिपेटिव इफेक्ट्स। तो डिसिपेटिव इफेक्ट का मतलब कि हीट के लॉसेस होंगे। तो ऐसा जो है हम अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे। तो एज रिमार्क्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन एंड लोअर्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी अगर इस इंजन में पाई जाती तो वो क्या करेगी, एफिशिएंसी को कम कर देगी। तो हमने इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। तो कार्नोट इंजन जो बनाया गया कार्नोट के थ्रू, उसने ये बोला कि भाई हम एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कि रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो प्रोसेसर इज रिवर्सिबल इफ इट इज क्वासी स्टैटिक एंड नॉन डिसिपेटिव। तो रिवर्सिबल कब हो सकता है, जब वो क्वासी स्टैटिक हो। क्वासी स्टैटिक हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है, जो कि इतना ज्यादा स्लो कि हमें ऐसा लगे कि वो स्टेशनरी है।
और दूसरा नॉन डिसिपेटिव, यानी कि उसमें से जो भी लॉसेस होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो वी हैव सीन दैट अ प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक इफ इट इन्वॉल्व्स फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द रिजर्वॉयर। तो हम ऐसा देखते हैं कि भाई अगर जो आपका ये रिजर्वॉयर है, ठीक है, उनके बीच में अगर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पर ये जो प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक नहीं हो सकता। तो this implies that in a reversible heat engine operating between two temperature, heat should be absorbed from the hot reservoir isothermally and released to the cold reservoir isothermally। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई अगर हमें एक रिवर्सिबल हीट इंजन चाहिए जो कि दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, हीट एक तो एब्जॉर्ब होगी आपकी कहाँ से, हॉट रिजर्वायर से, और आइसोथर्मली होगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज वहां पर नहीं होगा। और दूसरा, जब ये हीट को रिलीज किया जाएगा कोल्ड रिजर्वायर में, तो वो भी आइसोथर्मली होगा। तो वी thus have identified two steps of the reversible heat engine, that is isothermal process at temperature T1 absorbing heat Q1 from the hot reservoir, and another isothermal process at temperature T2 releasing heat Q2 to the cold reservoir। ठीक है, तो हमने एक ऐसी कंडीशन मान ली है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है जहां पे T1 टेम्परेचर पे हमने Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो टू कंप्लीट अ साइकिल वी नीड टू टेक द सिस्टम फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 एंड देन बैक टू टेम्परेचर देन बैक फ्रॉम टेम्परेचर T2 टू T1। तो देखो हमें रिवर्सिबल बनाना है। रिवर्सिबल का मतलब है कि जहां से हमने स्टार्ट किया वापस हम वहीं पर आ जाएं। तो T1 से अगर T2 टेम्परेचर पे सिस्टम को लेके गए हैं या इंजन को लेके गए हैं, तो T2 से T1 पर भी वापस लेके आना पड़ेगा। तो विच प्रोसेस शुड वी एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पस दैट आर रिवर्सिबल। अब क्या करें ऐसा कि इसके बीच में हम कौन से ऐसा प्रोसेस लगा दें जिससे ये काम पॉसिबल हो पाए। तो a little reflection shows that we can only adopt reversible adiabatic process for these purposes, ठीक है, which involve no heat flow from any reservoir। तो हमें करना क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना है कि T1 से T2 को लेके गए सिस्टम पे और सिस्टम को वापस T2 से T1 पे लेकर आते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसके बीच में हम कुछ ना कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बार हमने हीट ऐड करी फिर हीट हमने बाहर निकाल ली। तो इसके बीच में हमें कुछ और दो प्रोसेस ऐड करने पड़ते हैं, जो प्रोसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं वो, जिसमें डेल्टा क्यू जो है वो आपका जीरो के बराबर होता है, यानी कि चेंज इन हीट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर जाएगी ना सिस्टम में अंदर आएगी। तो which involve no heat flow from any reservoir। So if we employ any other process that is not adiabatic, say an isochoric process, to take the system from one temperature to another, we shall need a series of reservoirs in the temperature range T2 to T1 to ensure at each stage the process is quasi-static। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम सिस्टम एडियाबेटिक यहाँ पर मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं करते, मान लो कि आइसोकोरिक कर देते हैं। आइसोकोरिक मतलब कि वॉल्यूम चेंज वहां पर जीरो होगा। तो उस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें काफी सारे रिजर्वॉयर्स और लगाने पड़ेंगे ताकि हम T2 से T1 पे पहुंच पाए। यानी कि जैसे हम इनिशियली T1 टेम्परेचर पे हैं और उसके बाद हम कहा जा रहे हैं, T2 पे जा रहे हैं। अब वापस अगर हमें जाना है इसको रिवर्सिबल बनाने के लिए T2 से T1 पे, तो अगर हम एडियाबेटिक नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक अगर हम ले रहे हैं तो हीट एक्सचेंज जीरो, यानी कि टेम्परेचर आपका मतलब जो भी चेंज होगा वो सीधा सीधा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज मान लो अगर हमने क्या लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस लिया, तो T2 से मान लो पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा, T3 पे आना पड़ेगा, कोई और पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो T4 पे आना पड़ेगा, फिर T5 पे आना पड़ेगा। तो ऐसे करके मल्टीपल टेम्परेचर हो सकते हैं और उसके बाद कहीं जाके आप T1 पे पहुंचोगे। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टेटिक, सो दैट कि हम एक रिवर्सिबल इंजन बना पाए। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस इसके बीच में इसको एंटर करवाते हैं। ठीक है, तो remember again that for a process to be quasi-static and reversible, there should be no finite temperature difference between the system and the reservoir. But we are considering a reversible engine that operates between only two temperature. Thus, adiabatic processes must bring about the temperature change in the system from T1 to T2 and T2 to T1 in this engine. ठीक है, तो अब ये इसकी एक साइकिल बनी हुई आपको दिख रही होगी। ये ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी होगा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ओके, तो देखो ये जो कैरनॉट इंजन है, तो ये जिस साइकिल पे ऑपरेट होता है इसे हम कैरनॉट साइकिल कहते हैं। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये कैरनॉट साइकिल का ग्राफ है। ठीक है, कैरनॉट साइकिल। तो यहाँ पर इनिशियली जो आपका सिस्टम है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट पे है, P1 V1 और T1 पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर स्टेप वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है
स्टेप 1 में लिखा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ऑफ द गैस टेकिंग इट स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T1। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ये जो आपको फर्स्ट वाली साइकिल दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो आपको साइकिल दिख रही है, ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो P1 V1 T1 इनिशियल स्टेट थी, ठीक है, और उसके बाद P2 V2 T1 पे पहुंच गए। आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पहले टेम्परेचर T1 था, उसके बाद टेम्परेचर कितना हो गया, T2 सॉरी T1 हो गया, ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो भी गैस होगा यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो आपने गैस रखा है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एक्सपैंड होने की वजह से क्या क्या चेंज हो रहा है, उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एक्सपेंशन जो बनाया है यहाँ पर कौन सा बनाया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा है, देखो दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बाद एक चीज और लिखी है कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस Q1 फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 इज गिवन बाय, ठीक है, इक्वेशन दिस इज आल्सो द वर्क डन दैट इज W1 to 2 बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेप 1 में ये जो पहले वाली आपकी साइकिल हुई है, मतलब पहला वाला जो पार्ट साइकिल का हुआ है, यहाँ पर Q1 हीट जो है वो भी ऐड की जा रही है सराउंडिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है Q1 हीट भी आपकी ऐड हो गई है, और Q1 हीट भी ऐड हुई है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने की बजाय क्या क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब उसके बाद और एक चीज आप ये भी समझ सकते हो कि आपको ये पता ही क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। तो अगर गैस एक्सपैंड करेगी, अब एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली जो T1 टेम्परेचर है वो घटने लग जाएगा। तो इस टेम्परेचर T1 को मेंटेन करने के लिए हम बाहर से क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं Q पर। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक आपको हीट ऐड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आप आइसोथर्मल कंडीशन को बनाना चाहते हो, क्योंकि एक्सपेंशन के टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर ये वर्क डन भी दिया हुआ है कि आपने ये जो हीट ऐड की है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द वर्क डन, ठीक है, और यही आपका वर्क डन भी है W1 to 2, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस मतलब पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक आने में जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, बाय द गैस ऑन द एनवायरमेंट, क्योंकि गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो गैस अगर एक्सपैंड कर रही है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि ये आपके पास अगर सिलेंडर है और यहाँ पे इसमें क्या लगी है, ये पिस्टन लगी है, तो गैस अगर एक्सपैंड करिए यानी कि पिस्टन जो है बाहर की तरफ मूव करेगी। बाहर की तरफ मूव करने का मतलब है कि आपका जो सराउंडिंग है उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है, किसकी वजह से, गैस की वजह से। तो ये जो हीट आपने यहाँ पर सप्लाई करी है, इसको यही हीट क्या हो रही है, वर्क डन में चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है W1 से 2 जो है वो आपका Q1 के बराबर होगा, और ये इसका फॉर्मूला लिखा है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग, कैसे करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वही है ये μRT1 और log V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो ये इसका वर्क डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 to 3 जो है, ठीक है, ये आपका स्टेप 1 to 2 था। अब 2 से 3 पर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 होगा और टेम्परेचर अब चेंज होगा, क्योंकि अब ये कंडीशन कौन सी हो गई है, एडियाबेटिक हो गई है, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट आपका 1 है, ये वाला आपका 2 है, और ये वाला 3 है। तो अब 2 से 3 में आपने देखा ये वाला जो कर्व बना हुआ है ये किसके लिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखोगे इसके स्टेट वेरिएबल कैसे चेंज हो गए, P2 V2 T1 यहाँ पर थे, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गए, P3 V3 और T2 हो गए। तो टेम्परेचर आपका T1 से T2 में चेंज हो गया, और बाकी P2 V2 जो प्रेशर वॉल्यूम थे वो आपके P3 V3 बन गए। तो यानी कि सारे स्टेट वेरिएबल जो है अब यहाँ पर स्टेप 2 से 3 में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद है वर्क डन बाय द गैस। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपने देखा एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब वही है कि पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा, और बाहर की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो वो सराउंडिंग पे वर्क करेगा। तो वापस से क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है ऑन द सराउंडिंग।
तो ये वर्क डन 2 से 3 तक के लिए निकालोगे, ये किसके लिए निकाल रहे हो? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपने गामा वाली इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है? तो गामा वाली फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन के लिए, जो कि म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। और जहां पर गामा का मतलब क्या होता है? गामा का मतलब होता है आपका सीपी और सीवी का रेशियो, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप 3 to 4। अब अगली वाले जो कर्व बना है साइकिल में वो है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है? अब क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब ये है कि पिस्टन आपके अंदर की तरफ आ रही है और गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। और गैस कंप्रेस सेम टेम्परेचर पे हो रही है क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो P3V3T2 से लेके P4V4T2 ये कंडीशन अब यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वाला आप यहाँ पर कर्व देख सकते हो, 3 से लेके ये जो 4th वाला पॉइंट है, तो 3 से लेके 4 तक ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है? तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गई। तो P3V3T2 ये यहाँ पर कंडीशन थी, अब यहाँ पर क्या हो गई? P4V4T2 हो गई। टेम्परेचर आपका T2 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है। अब इस केस में भी यहाँ पर इन्होंने वर्क डन लिखा हुआ है। अब देखो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? हीट रिलीज Q2 बाय द गैस टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या है? कि प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है? कि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, और हमने क्या बोल दिया कि भाई ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यानी कि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इससे अब हीट को बाहर निकालेंगे। तो Q2 हम यहाँ पर हीट क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, जिससे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है? तो पॉइंट 3 से लेके पॉइंट 4 तक जो आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला प्रोसेस है, उस टाइम पे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल जैसे ही हमने बोल दिया, इसका मतलब है कि हमें सिस्टम में से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। तो Q2 जो हीट है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि हीट रिलीज Q2 बाय द गैस टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 इज गिवन, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो द वर्क डन। अब यही क्या होगा? ये वर्क डन भी है आपका। अब कंप्रेस हो रहा है। अब ये वर्क डन कैसा होगा? ऑन द गैस होगा, क्योंकि गैस अब कंप्रेस हो रही है, ठीक है? और सराउंडिंग की वजह से यहाँ पर वर्क डन किया जा रहा है। तो सराउंडिंग वर्क डन कर रहा है, और वर्क डन हो किस पे रहा है? गैस के ऊपर हो रहा है, ठीक है? तो 3 से 4 के बीच में जो वर्क डन है ये आपका Q2 के बराबर होगा, क्योंकि जितनी हीट रिलीज हो रही है उतना ही वर्क डन हुआ होगा। और ये आपका म्यू आर T2 लॉग V3 अपॉन V4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला जो फेस है इसका, स्टेप 4 से 1, वो आपका क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन है। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब वापस से क्या होगा? यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी और कंप्रेस हो जाएगी गैस फिर से। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है वो क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है? तो 4 से 1 लेके क्या है? 4 से 1 के बीच में क्या हो रहा है? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। और इस केस में हीट एक्सचेंज 0 होगा, और सारे स्टेट वेरिएबल जो है वो वापस से फिर से क्या हो जाएंगे? P4 V4 T1 T2 था, अब ये कौन सी कंडीशन में पहुंच जाएंगे? P1 V1 T1, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो सारे स्टेट वेरिएबल वापस से क्या होगा? यहाँ पर चेंज हो गए, ठीक है? और इस केस में जो वर्क डन है आपका, तो वर्क डन ऑन द गैस होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो ये वाला कौन सा वर्क डन होगा? एडियाबेटिक वर्क डन होगा, ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वही होगा। तो 4 से लेके 1 के बीच में ये वाला आपका वर्क डन हो गया म्यू आर T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1, ठीक है? और ये फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो कि एडियाबेटिक के लिए क्या होता है आपका वर्क डन। उसी के बेसिस पे यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह रख देंगे, T1 T2 है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? टोटल वर्क डन निकालते हैं इस पूरी एक साइकिल में। तो ये जो पूरी एक कैरनॉट साइकिल अभी बनी है, जिसमें अपने 4 प्रोसेसेस पढ़े, तो एक बार आप इसको फिर से देख लो। 4 प्रोसेसेस कौन कौन से थे? पहले जो हुआ वो आपका था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? पहले के 2 प्रोसेस जो है वो एक्सपेंशन है, और बाकी के जो बचे हुए 2 प्रोसेस है वो कंप्रेशन के, ठीक है? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ पहले, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, ठीक है? उसके बाद कंप्रेशन होना चालू होगा। पहले कौन सा कंप्रेशन होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा होगा? एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो इस तरीके से 4 प्रोसेस हो गए आपके, सभी के आपने वर्क डन यहाँ पर देखे, ठीक है? तो अब टोटल वर्क डन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा पूरी साइकिल का? वो हो जाएगा आपका वर्क डन 1 से लेके 2 तक जो हुआ, फिर 2 से 3 जो हुआ, फिर 3 से 4 जो हुआ, और 4 से 1 जो हुआ। अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस साइन का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये क्या हो रहा है कि वर्क डन कहां पर हुआ? सराउंडिंग के ऊपर हुआ,
ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, वर्क डन आपका सिस्टम के ऊपर होगा। अब ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपने पढ़ा भी था कि मतलब वैसे तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ऑन द सिस्टम होना, लेकिन आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अलग से एक माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। तो 1 से लेके 2 और 2 से 3, ये जो वर्क डन है, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों वर्क डन है आपके, ये कौन से हैं, ये आपका ऑन द सराउंडिंग है, क्योंकि गैस क्या हो रही है यहाँ पर, एक्सपैंड हो रही है, तो सराउंडिंग पे वर्क डन हो रहा है, किसकी वजह से, गैस की वजह से। तो ये दोनों प्लस के हो गए और बाकी ये वाले जो दो हैं ये क्या हो गए, माइनस के हो गए, ठीक है। अब ये इनकी जो वैल्यूज थे वो यहाँ पर इन्होंने रख दी है, ठीक है। अब ये रखने के बाद जो है यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क डन हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि वर्क डन, ठीक है, अपॉन हीट सप्लाइड। ये मतलब एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला है। तो वर्क डन कितना हुआ है और आपने हीट सप्लाई कितनी की है, ये आपको क्या देगा, एफिशिएंसी देगा। और इसको हम 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना, ये वर्क डन अपॉन क्यू वन बन गया, क्योंकि क्यू वन हीट हमने सप्लाई की थी और डब्ल्यू वर्क डन जो है वो हमको मिला है। और अगर हम ये भी निकालना चाहें, मतलब ये जो फॉर्मूला आया है 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, वो कैसे आया है, क्योंकि डब्ल्यू जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वन माइनस क्यू टू लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितनी हीट हमने ऐड करी और कितनी हीट जो है वो सिस्टम से बाहर चली गई। तो टोटल जो हीट बची वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया आपका Q1 माइनस क्यू टू, ठीक है। और यही आपका क्या है, अगर यही फॉर्मूला जो है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, ये जब आप बनाओगे डब्ल्यू की जगह आप Q1 माइनस क्यू टू रखोगे, तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग लिख सकते हो, Q1 अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। तो Q1 अपॉन क्यू वन तो 1 हो गया, तो ये 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन बचा। तो इस तरीके से ईटा का जो एक फॉर्मूला है वो आपका ये वाला भी बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बस वैल्यूज रख दी हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखी है, ये 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, ठीक है। क्यू टू की वैल्यू कहाँ से ली है, क्यू टू की वैल्यू ये है, और क्यू वन की वैल्यू कहाँ पर है, क्यू वन की वैल्यू ये है। तो ये इन्होंने वैल्यूज रख दी और बस आगे इसको जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो एफिशिएंसी मिलेगी वो टेम्परेचर के टर्म्स में आपको मिल जाएगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, जहां पर T2 आपका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, ठीक है, और T1 क्या आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। और यहाँ पर एक रिलेशन भी यूज हुआ होगा, ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, इसको आप एक बार खुद से करके देखना, ये वाला जो डेरिवेशन है, तब आपको समझ आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बताओ आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एक बार खुद से करके देखना, और मतलब ये डेरिवेशन पूरा कर लेना, चारों जो मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। और किसमें कौन सा वर्क डन हुआ है, किसमें कौन सी हीट रिलीज हुई है, किसमें हीट रिजेक्ट हुई है, ये सारी चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाकी तो हो ही गया ये, ठीक है। बाकी इसको एक बार रीड कर लेना, कैरनोट इंजन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक था, और बाकी इसके क्वेश्चंस कर लेना, तो इसका जो डेरिवेशन है मेरे को करके भेजना सभी लोग, ठीक है। और फिर अगर कुछ नहीं समझ आएगा उसमें तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कल इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर, ओके। और अभी जो है आपका टेस्ट है 650 से, आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। 650 से आप अभी टेस्ट दोगे,
हाँ कल मॉर्निंग में होगी, बट अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही, ठीक है? वैसे तो होगी क्लास। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो और क्वेश्चंस कर लेना इसके।